हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले वीज़न है इसकी करंट अफेयर्स, जो कि हमारी मार्च मंथ की है। तो चलिए, अब डेली बेसिस पे आपकी ये मार्च मंथ की जो करंट अफेयर्स है वो आएगी, क्योंकि इसे कंप्लीट करके मुझे अप्रैल भी कंप्लीट करनी है। और कुछ ही दिन में आपकी मई की भी करंट अफेयर्स आ जाएगी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। PD 365 को कंप्लीट करने के चक्कर में इतना ज़्यादा लेट हो गया, बट कोई नहीं, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आपकी सारी सीरीज़ को कंप्लीट कराने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्च मंथ की। और लास्ट लेसन में हम लोग यहाँ पे साइंस एंड टेक के लेसन देखे थे, जिसमें कि 1 हेल्थ तक हम लोग ने डिस्कस किया था। अभी भी देख लीजिए, टॉपिक बहुत सारा है, क्योंकि साइंस एंड टेक में आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है जब से ये हमारी पैंडेमिक आई है कोविड-19। तो आज स्टार्ट करेंगे टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस के साथ, और जितनी भी टॉपिक है देखते हैं कि आज हम लोग कितना कवर कर पाते हैं। और लास्ट लेसन में मैं जो क्वेश्चंस पूछी थी उसके आंसर बता देती हूँ। साथ ही साथ कुछ फ्रेश क्वेश्चंस है आपके लिए, जिसके आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, फिर हम लोग यहाँ पे टॉपिक पे आएंगे। तो ये 3 बेसिक क्वेश्चन मैं पूछी थी। क्या आप लोग को ये 3 बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था? बहुत कम बच्चों ने यहाँ पे आंसर किया है। तो ऐसा नहीं चलेगा, आप लोग क्वेश्चन, मैं यहाँ पे क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग आंसर नहीं करोगे तो फिर मेरे क्वेश्चन देने का फ़ायदा क्या होगा। तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं आप लोग के लिए एफर्ट्स डाल रही हूँ, उस तरीके से आप लोग खुद के लिए यहाँ पे एफर्ट्स डालो और आंसर करो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थी कि एक कॉमिक बुक यहाँ पे पब्लिश किया गया है बच्चों के लिए, जिसका नाम है किड्स वायु एंड कोरोना। ये आपका किस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे लाया गया है, जिसमें कि सारे कोविड-19 के एक अच्छे खासे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड है कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स ये है क्या, इसके बारे में आपको बतानी है। थर्ड है कि समाधान चैलेंज है क्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है कि यहाँ पे कॉमिक बुक जो लाया गया है किड्स वायु कोरोना, जो कि यहाँ पे आपके बच्चों के लिए है, ये सबसे पहले लाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के द्वारा, फैमिली वेलफेयर, जो कि यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा कोविड-19 के बारे में। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स की बात करें तो इसको एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं, और ये आपका ग्लाइको प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, जो कि प्लाज्मा सेल के द्वारा ये प्रोड्यूस होती है। WBC में आपको प्लाज्मा सेल्स देखने को मिलेंगे। एक क्रिटिकल पार्ट जैसे, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स का एक क्रिटिकल पार्ट ये जैसा काम करती है, और स्पेसिफिकली ये रिकॉग्नाइज किया जाता है, और एक कुछ किसी पर्टिकुलर एंटीजन से ये बाइंडिंग होती है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे बैक्टीरिया के साथ ये मिली है, वायरस के साथ ये मिली है, और इसको डिस्ट्रक्ट करने में जो है ना, यहाँ पे इसको इससे मदद होती है। तो यानी कि यहाँ पे IMG है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। IgM की बात करें तो ये फर्स्ट एंटीबॉडीज़ है, जिसमें कि बॉडी ने कोई भी, देखिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती है, तो एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है कि कोई भी तरीके का अगर न्यू इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आती है, तो उससे लड़ने के लिए जो क्षमता होती है ना, वो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देखो कि लंबे समय तक जो है ये आपका स्टे नहीं कर पाता है। वहीं अगर IgG की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, और ये लंबे समय तक जो है किसी इन्फेक्शन से लड़ सकता है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन IgM एंड IgG। समाधान चैलेंज की बात करूं तो ऑब्वियस है कि ये भी आपका इसी चीज़ से रिलेटेड है, कोरोना वायरस आउटब्रेक से ही रिलेटेड है, और ये एक आपका इनोवेशन सेल है जो कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा। कोई भी यहाँ पे स्टूडेंट इनोवेटर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, एडुकेटर्स के लिए, या फिर स्टार्टअप्स के लिए, जिनको यहाँ पे इन्वाइट किया गया है कि किस तरीके से कोरोना वायरस आउटब्रेक के साथ यहाँ पे लड़ा जाए, तो उनके लिए अगर कोई आइडियाज़ है, कोई इनोवेशन है, तो वो यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। समाधान मीन्स आप लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन ही होता है, तो समाधान चैलेंज को यहाँ पे लाया गया है। ओके, तो मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा सकती है, क्योंकि आप लोग ऐसा सोचोगे कि ये यहाँ पे इट मे बी रिलेटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बट नॉट, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, आइए आज के लिए कुछ क्वेश्चन है, और प्लीज़ आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बतानी है कि 1 हेल्थ का इस कंसेप्ट का मीनिंग क्या है। सेकंड, आप लोगों को कुछ डिफरेंस बतानी है एपिडेमिक और एंडेमिक के बीच में, एंड व्हाट इज़ पैंडेमिक। देखिए ये तीनों टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इंटरव्यू में भी जाने वाले हो तो आप लोग इस तीनों टर्म की जो मीनिंग है ना, उसको क्लियर करके ही जाइएगा, या फिर प्रीलिम्स देने वाले हो तो किसी तरीके से क्वेश्चन आपको पुट अप किया जा सकता है। सो इट मे बी पॉसिबल कि किसी भी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाए, तो आपके माइंड में क्लियरिटी होना चाहिए। ओके, तो आंसर दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट लेसन में यानी कि कल आप लोगों के साथ इसे डिस्कस कर दूंगी। तो आइए अब हम लोग अपने मेन आर्टिकल पे चलते हैं। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे टेलीमेडिसिन गाइडलाइन के बारे में। ठीक है, तो टेलीमेडिसिन कुछ यहाँ पे गाइडलाइन लाया गया है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। न्यूज़ में बस इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कुछ गाइडलाइन इशू करी है, वो भी टेलीमेडिसिन को लेकर। और गाइडलाइन ये जो प्रिपेयर किया जाएगा, ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है? तो पहले तो यहाँ पे नीति आयोग है, और सेकेंड यहाँ पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो
दोनों चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो गाइडलाइन है किसके द्वारा इशू किया गया है और गाइडलाइन को प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया है। पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन को ब्रॉड लेवल पे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, और अगर कोई भी मेडिसिन से रिलेटेड है, कोई भी डिजीज़ से रिलेटेड अगर कोई भी टर्म्स आती हैं, तो अगर आप लोग उसकी डेफिनेशंस को अगर आप लोग अपने आंसर शीट में लिखते हो, तो वो उसमें अगर आप लोग WHO के डेफिनेशंस अगर इंक्लूड करते हो ना, तो वो बहुत ऑथेंटिकेट हो जाती है, और जो एग्जामिनर होते हैं वो आपको चांसेस है कि वो ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर टेलीमेडिसिन की डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे WHO के द्वारा बताया गया है कि टेलीमेडिसिन यानी कि हेल्थ केयर सर्विस को प्रोवाइड करना, डिलीवर करना, वो भी यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा। और कैसे? तो किसी भी एक इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके कि वो डायग्नोस कर सके, फिर उसके बाद जो है डायग्नोस होने के बाद अगर पता चलता है कि किस तरीके की बीमारी है तो उसको ट्रीट कर सके, और अगर ट्रीटमेंट करने के बाद जो है ना उस डिजीज़ को प्रिवेंट भी किया जा सके, इंजरीज़ को प्रिवेंट किया जा सके। और इसका एम यही है कि एक एडवांस लेवल ऑफ हेल्थ जो है इंडिविजुअल को और कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड करना है। सो एज अ होल इट इज़ नोन एज टेलीमेडिसिन। मतलब कि आप लोग समझ गए हो कि अगर आप लोग को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर क्या करते हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं डॉक्टर्स, और वो आपको हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और प्रोवाइड कैसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग को आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, हेडेक हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, सूजन हो रही है, रेड आइज़ हो गई है, पानी निकल रही है, तो उसके लिए आपको क्या होता है कि आप आई डॉक्टर के पास जाते हो। वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो गए। वहाँ पे क्या है कि वो बहुत सारे इक्विपमेंट्स को रखते हैं, टेक्नोलॉजीज़ को रखते हैं। उसमें क्या है कि आपको जो है उसमें बैठाकर डायग्नोस करते हैं कि वेदर यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ओके, किसी भी तरीके का जो है आई डिजीज़ से आप लोग जो है आई डिफेक्ट से गुजर रहे हो कि नहीं। फिर उसके बाद अगर पता चल जाता है कि हाँ ये डायग्नोस के थ्रू आपका ये पता चल गया कि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। प्रिवेंशन करने के लिए भी बताते हैं कि आप लोग ज़्यादा जो है स्पेक्ट्स के बिना मत रहिए, स्पेक्ट्स हमेशा लगा के रखिए, या फिर पास से जो है टीवी और मोबाइल फ़ोन को मत देखिए, 1 हैंड की डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रिकॉशनरी मेजर्स है जो कि किसी भी इंडिविजुअल को है तो इंडिविजुअल को बताते हैं या फिर कम्युनिटीज़ को बताते हैं। टेलीमेडिसिन में क्या है, रिमोट डायग्नोसिस है, यानी कि जो हमारे रिमोट एरिया में जो डायग्नोसिस किया जाता है लोगों का, किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट है, यानी कि किसी भी तरीके से टेलीकम्युनिकेशन, जैसे कि वीडियो के दौरान, फ़ोन में भी कई समटाइम्स आपके डॉक्टर अगर कांटेक्ट में है तो आप लोग फ़ोन में भी पूछ लेते हो कि इस तरीके का सिम्टम्स दिखा रहा है, व्हाट शुड बी डू, तो क्या क्या हम लोग को करना चाहिए, तो वो मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर चैटिंग ऐप्स भी आप लोग देखते हो कि बहुत सारे ऑनलाइन चैटिंग ऐप्स है। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, जैसे अभी अब लॉकडाउन का टाइम था तो इस समय डॉक्टर तो अवेलेबल थे भी नहीं और आप लोग जा भी नहीं सकते थे, तो इस समय क्या है कि ऑनलाइन ऐप्स बहुत सारे हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि आप कुछ पे करो, और मिनिमम पेमेंट होता है, जैसे 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ आप पे करो। जब आपको क्वेरीज पूरा आप लोग पूछ लेते हो, उसके बाद आपको आंसर मिल जाता है, तो उसके बाद ये भी है ना कि वो आपके मनी को जो है ना रिफ़ंड कर देते हैं। तो इस तरीके का भी आपको बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स देखने को मिलेगा। तो किसी भी मीन्स से, यानी कि टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा जो है अगर किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलती है, डायग्नोस किया जाता है, तो उसको भी हम लोग टेलीमेडिसिन के कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। ओके, अब देखते हैं कि गाइडलाइन की फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले बताई जा रही है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत जो है उनको यहाँ पे इंटाइटल किया गया कि वो टेलीमेडिसिन जो कंसल्टेशन है वो प्रोवाइड करेंगे जब एक ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी तब। सेकंड, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो टेलीमेडिसिन कंसल्टेशंस है वो उनको यहाँ पे एनोनिमस नहीं होना चाहिए, बोथ पेशेंट के साथ और डॉक्टर के साथ उनको एक दूसरे को जो है ना उनकी एक दूसरे की आइडेंटिटी को जानना चाहिए। यानी कि ऐसा है कि जैसे आप लोग जाते हो कहीं भी डॉक्टर के पास, तो आपको भी डॉक्टर के पास जाने से पहले आप थोड़ा सर्च कर लेते हो। समटाइम्स मेजोरिटी आप लोग देखते हो कि यही होता है कि आप लोग नोन डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हो, लेकिन हाँ इन केस समटाइम्स न्यू डिजीजेस ऐसी भी होती है जिसमें कि आप अननोन डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर के जाने से पहले आप उसको सर्च कर लो, आप थोड़ा सा उनके बारे में जान लो। और जब आप जाते हो तो डॉक्टर तो आपके बारे में इतना पूछ लेते हैं कि आपके बारे में वो खुद ही जान जाते हैं कि आप कैसे हो, क्या लाइफस्टाइल वगैरह है, ये सब है। ओके, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे क्या है ना कि जब एक आइडेंटिटी यहाँ पे आपका पता चल जाता है, आप डॉक्टर को जान जाते हो, तो आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि हाँ ये डॉक्टर अच्छा काम किए हैं, ये डॉक्टर इतने सारे पेशेंट को जो है अच्छे से ट्रीट किए हैं। और जब डॉक्टर आपके बारे में अच्छी तरीके से जान जाते हैं तो वो फिर उनके लिए आसान हो जाता है आपकी ट्रीटमेंट प्रोसेस को आगे चलाने में। तो ये होना चाहिए। थर्ड, यहाँ पे ये है कि प्रोविज़न प्रोवाइड करना चाहिए जिसके थ्रू जो पेशेंट है उनकी प्राइवेसी और जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको प्रोटेक्ट कर सके। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी और दिस स्टेप शुड बी प्रोवाइडेड। तो ये स्टेप आपका प्रोवाइड किया जा रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि आप जैसे हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, आप कब जगते हो, कब खाते हो, कब सोते हो, किसी भी तरीके का आपको डिजीज़ है तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पूछा जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो वो क्या हो गया कि आपकी प्राइवेसी है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी हमें आर्टिकल 21 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है जो कि हमारी फंडामेंटल राइट है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी प्राइवेसी कहीं रिवील हो जाए तो अच्छा भी नहीं लगेगा, आपकी ट्रस्ट जो बिल्डअप हुई है वो भी कहीं ना
कहीं आपकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है ना पेशेंट की, वो कहीं ना कहीं सिक्योर रखना भी है। साथ ही यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म को भी मेंशन किया गया है जिसको यहाँ पे डायग्नोज के लिए और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजीज़ जो है उसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है जिससे कि एक अच्छा खासा हेल्थ केयर सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। गवर्नमेंट जो है उनको भी यहाँ पे लिस्ट आउट किया जाएगा। गवर्नमेंट भी यहाँ पे लिस्ट आउट करेगी कुछ सर्टेन ड्रग्स को जिसको कि प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए टेलीमेडिसिन के थ्रू। यानी कि सारे ड्रग्स तो अच्छे होते नहीं हैं। आप लोगों को पता है कि कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं, कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे होते हैं जो कि डीपली जानना नहीं चाहते और वो आपसे जो है छुटकारा पाने के लिए, जैसे वो बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत सारे केसेस लेते हैं, तो ऐसे भी डॉक्टर्स का केस देखा गया है कि अगर को उनको भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है ना और ज़्यादा वो समझ नहीं पाते, तो एक ही चीज़ है, अगर आप बोलोगे कि मुझे कमर में दर्द है, मुझे पीठ में दर्द है, कहीं भी दर्द है, तो वो आपको एंटीबायोटिक दे देते हैं, ठीक है, और पेन किलर दे देंगे, एंटीबायोटिक दे देंगे। लेकिन उससे ये आप लोग को समझना है कि आप लोग की बॉडी में वो कितना ज़्यादा एक साइड इफेक्ट आपका फॉर्म कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट यहाँ पे लिस्ट आउट करेगी कुछ सर्टेन ड्रग्स जिसको कि यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं करना है, तो ऐसा भी यहाँ पे रखा जाएगा। ये भी आपके गाइडलाइन में जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ नॉर्म्स और प्रोटोकॉल भी प्रोवाइड किया जाएगा जो भी फिजिशियन पेशेंट रिलेशनशिप से रिलेट करती है। और कुछ भी तरीके का अगर लिएबिलिटी से इशू यहाँ पे है या फिर कोई इवोल्यूशन है, मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है, कंटिन्यूटी है केयर का, या फिर यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी सर्विस लेना है, प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है पेशेंट रिकॉर्ड की, या फिर इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है, कुछ प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, या फिर हेल्थ एजुकेशन काउंसलिंग है, ये सारी चीज़ों के लिए एक अच्छा खासा नॉर्म्स और आपका प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पे भी प्रोवाइड किया गया है। सो दीज आर द बेसिक्स, यहाँ पे आपकी गाइडलाइंस है जो कि इस तरीके से आपका प्रोवाइड किया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। अब देखते हैं इस तरीके के टेलीमेडिसिन से एडवांटेजेस क्या होता है, क्योंकि बात तो हम लोग टेलीमेडिसिन के बारे में कर रहे हैं। तो टेलीमेडिसिन का एडवांटेज क्या है ये समझिए। सबसे पहली चीज़ है कि इससे जो है ना हम लोग एक्सेस को बढ़ा पाएंगे, वो भी हेल्थ केयर का। टेलीमेडिसिन जो है जोग्राफिकल जो बैरियर है हेल्थ केयर के लिए उसको ओवरकम करती है, स्पेशली कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोवाइडर्स में। टेलीमेडिसिन में आप देखोगे कि ये पर्टिकुलरली बेनिफिशियल होती है उस तरीके के पेशेंट के लिए जो कि मेडिकली अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ में रहते हैं और वो उस एरिया में जहाँ पे जो है जोग्राफिकल लोकेशन जो है ग्रामीण क्षेत्र का है और जहाँ पे क्लिनिकल जो शॉर्टेज भी एग्जिस्ट होती है। जहाँ पे आप लोग देखते हो कि ग्रामीण क्षेत्र में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको रेगुलर जो है किसी भी तरीके का क्लिनिक भी नहीं देखने को मिलेगा। बहुत दूर दूर में क्लिनिक होते हैं या फिर अच्छे क्लिनिक की भी कमी होती है या फिर डॉक्टर्स की अच्छी कमी होती है। हर समय आप देखते हो कि गाँव के लोग जो है ना सिटीज़ में आकर ट्रीटमेंट कराते हैं अगर उनको किसी भी तरीके की बड़ी बीमारी हो जाती है। तो ये टेलीमेडिसिन क्या है ना कि हर एक जगह पे आपकी पहुंच है, हर एक जगह जो लोगों को यहाँ पे हेल्थ केयर की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, तो हर एक जगह उस जगह पे आपका टेलीमेडिसिन जा सकता है। साथ ही हेल्थ केयर कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस करती है। टेलीमेडिसिन जो है एफिशिएंसी इंक्रीज़ करती है, यानी कि केयर डिलीवरी में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो है आपको टेलीमेडिसिन ही दिया जाएगा। इससे क्या कि खर्चे कम होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आप लोग अगर इंग्लिश मेडिसिन अगर आप लोग लेते हो, एलोपैथिक लेते हो, तो उसमें मेडिसिन की जो दाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर लोगों की बहुत ज़्यादा हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर आप लोग इंश्योरेंस नहीं कराए हो और किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो गया है या फिर कोई और डिजीज़ हो गई है तो उसके लिए जो है खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाती है। साथ ही यहाँ पे ट्रेडिशनल को इन्हांस करना है, फेस टू फेस मेडिसिन देना। टेलीमेडिसिन केयर के साथ क्या है ना कि यहाँ पे कंटिन्यू किया जाएगा आपका केयर जो भी पेशेंट है और इन पर्सन केयर किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको पेशेंट की जैसा ट्रीट नहीं किया जाएगा, आपको एक पर्सन की जैसा, यानी कि आप एक लोग हैं, आप लोग हमारे लोग हैं, इस तरीके से यहाँ पे केयर किया जाएगा। और स्टिल यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस प्रोवाइड किया जाएगा। लोगों को यहाँ पे रिमोट एरिया में देखा जाएगा और विजिट किया जाएगा, चेकअप किया जाएगा रेगुलरली, एडुकेट किया जाएगा जब भी यहाँ पे ज़रूरत होगा, लोगों को बताया जाएगा, अवेयर किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको तो समझ में ही नहीं आता कि कौन सी बीमारी है, कैसे क्या करना है, नहीं करना है। साथ ही यहाँ पे पेशेंट एंगेजमेंट जो है वो यहाँ पे इंप्रूव हो पाएगी, सेटिस्फैक्शन यहाँ पे हो पाएगा। टेलीमेडिसिन से क्या है ना कि ये काफ़ी ज़्यादा ईजियर है, कन्वीनियंट है पेशेंट के लिए कि वो यहाँ पे हेल्थ केयर में इंगेज हो सके। एक कन्वीनियंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रियल टाइम केयर है जो कि यहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि जो हेल्थ की क्वालिटी है वो इंप्रूव करना है। आप लोगों को पता है कि बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में जाओगे तो हेल्थ की क्वालिटी लमसम उतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं की जाती है, लेकिन हम लोग को बेसिक टारगेट ये है कि एक तो हेल्थ सबको प्रोवाइड करना, हेल्थ फॉर ऑल का फंडा है, साथ ही साथ यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटेटिव यहाँ पे जो हेल्थ है वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है हेल्थ केयर। लेकिन फिर भी टेलीमेडिसिन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस है, चैलेंजेस नहीं होती तो इसकी रीच आज तक बहुत ज़्यादा दूर तक होती। चैलेंजेस क्या है? एक्सेसिबिलिटी टू टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसके कॉस्ट के कारण, यहाँ पे लो डिजिटल लिटरेसी के कारण लोगों को अवेयरनेस नहीं है, साथ ही साथ लोकल
लोकल लैंग्वेज में ये अवेलेबल नहीं है। तो टेलीमेडिसिन जो है ना, ये आपका वनरेबल इनएक्सेसिबल हो जाता है वनरेबल लोग के लिए और उन लोगों के लिए जो कि रूरल एरिया में रहते हैं। तो प्रॉब्लम ये है क्योंकि लोगों को यहाँ पे पता नहीं है टेलीमेडिसिन के कारण, टेलीमेडिसिन के बारे में पता नहीं है, साथ ही साथ नॉन अवेलेबल है, लोकल लैंग्वेज में ये सब अवेलेबल भी नहीं होती है। दैट्स वाई ये सारी प्रॉब्लम है। सेकेंड है कि प्राइवेसी कंसर्न भी है। टेलीमेडिसिन सर्विस जो है ना, वो आपका गेटवे है सिक्योरिटी के लिए, प्राइवेसी इश्यूज़ के लिए। और यहाँ पे जब एक्सेस किया जाता है पेशेंट की डेटा को इंटरनेट में, तो ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिला है कि इंटरनेट में तो आज की डेट में कोई भी चीज़ सेफ़ नहीं है। सारी डेटाज आप लोग को पता है कि रिवील हो ही जाती है समहाउ, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है और जब तक कानून नहीं है तो उस पर काम नहीं किया जा सकता। तो प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन जो भी आपकी डेटा है वो यहाँ पे आपका जो है प्राइवेसी इशू तो यहाँ से निकल कर आता है। पेशेंट प्रेफरेंस की बात करें तो पेशेंट जो है अभी भी यहाँ पे प्रेफर करते हैं इन पर्सन एग्जाम्स, वो भी वर्चुअल विजिट में। जैसे कि आप लोग जो है ना, यहाँ पे अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूँ कि आपके पास एक डॉक्टर है जिसके पास आप जा सकते हो, उनसे आप पूछ सकते हो। सेकंड है कि आपके मोबाइल जिससे आप अभी मेरे वीडियो सुन रहे हो, उसमें आपको मैं एक ऑनलाइन वेबसाइट दूंगी जिसमें कि आप लोग जाकर वहाँ पर आप लोग अपने क्वेरीज़ को पूछ लोगे और आपको जो है एक ऑनलाइन क्वेरीज़ के हिसाब से ही आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको जो है वहाँ पर मेडिसिन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप किसको प्रेफर करोगे? ऑब्वियस है आप वो फर्स्ट ऑप्शन को प्रेफर करोगे कि ठीक है हम लोग जाते हैं फेस टू फेस, जो है बता दूंगा, बात कर दूंगा, उसके बाद जो है पता चल जाएगा कि किस किस तरीके से क्या क्या हमें बीमारी है और किस तरीके से मेडिसिन लेना है। तो आप इस ऑप्शन को जल्दी ऑप्ट करोगे ना, सेकंड ऑप्शन को तो आप ऑप्ट नहीं करोगे क्योंकि ये वर्चुअल विजिट है, वर्चुअल आपका टॉक हो रहा है। तो इसमें जो है ना थोड़ा ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे यहाँ पे रीजंस है, जैसे कि कंसर्न प्राइवेसी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी है। कुछ लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग को पता है कि वो लोग तो ऐसे तैसे मोबाइल चला देते हैं बच्चों को छोड़ के, क्योंकि बच्चे हर जगह के बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते गए। बट बच्चे वहाँ के भी स्मार्ट है लेकिन उनके पास मोबाइल नहीं है क्योंकि क्रंचेस ऑफ मनी है। लेकिन फिर भी हर एक तरीके से आप देखते हो कि रूरल एरिया कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो लोग आज की भी डेट में पीछे रह गए। तो ये टेलीमेडिसिन कितना सक्सेस हो पाएगा ये आप लोग समझ सकते हो। ऑनलाइन में चैट करना, ऑनलाइन में आपको सारी मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दे देना कि इस तरीके से आप लोग जो है ये मेडिसिन ले लीजिए अगर आप लोग को इस तरीके का प्रॉब्लम है। साथ ही आप लोग नेट में से मेडिसिन भी ऑनलाइन मंगा सकते हो। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है, उसमें आप लोग जो है ट्रस्ट जल्दी नहीं कर पाते हो, इसलिए इसकी प्रॉब्लम है। कंक्लूजन में यही बताया जा रहा है कि जो टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस है वो मच नीडेड स्टेप है राइट डायरेक्शन में। जितनी भी गाइडेंस दी गई है वो वंडरफुल गाइडलाइंस है, उसको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। रैपिड एडवांसमेंट की ज़रूरत है जिससे कि हम लोग टेक्नोलॉजी को यहाँ पे बढ़ा पाएंगे। बिग डेटा एनालिटिक्स ये सारी चीज़ है जिससे कि हम लोग टेलीमेडिसिन को मेन स्ट्रीम में ला पाएंगे। स्मार्ट डिवाइसेस को यहाँ पे डिमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेट करना चाहिए जिससे कि यहाँ पे टेली कंसल्टेशंस को और ज़्यादा कन्वीनियंट बना सके और ज़्यादा एसेसिबल बना सके। सबसे बड़ी बात है कि एसेसिबल होना चाहिए। किसी भी तरीके का आप यहाँ पे अगर कुछ भी लेकर आ रहे हो, कोई भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हो या फिर इंटरनेट पे कुछ भी आप लेकर आ रहे हो, वो जब तक लोगों के पास एक्सेस नहीं है, लास्ट माइल तक लोग अगर उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे तो सरकार की मेहनत जो है वो पानी में चली जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल लिटरेसी पे ध्यान देना चाहिए। बच्चों लोग को, यहाँ पे गाँव के लोगों को पढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको बताना है कि किस तरीके से वो इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट, और साथ ही साथ ये जो टेलीमेडिसिन है उन पर भी ये ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अब आती हूँ नेक्स्ट आर्टिकल में। ये है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री इन इंडिया। तो देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एक सीरीज़ ऑफ स्कीम जिसमें कि कुछ इम्पेटस दिया जाएगा, वो भी फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज इन इंडिया में। तो देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे बात की जा रही है। इंडिया की पहले हाल देख लेते हैं कि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल वाले रेंज में तो हम लोग लार्जेस्ट प्रोवाइडर है जेनरिक मेडिसिन की ग्लोबल लेवल पे। ये तो आप लोग को पता ही होना चाहिए, कई बार हिंदू में तो भर भर के ये वाली स्टेटमेंट लिखी रहती है, ठीक है, इन्होंने वहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो हम लोग लार्जेस्ट प्रोवाइडर है जेनरिक मेडिसिन, जो है हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा बनती है, हम लोग अपने कंट्री में तो इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ हम लोग दूसरे कंट्री में भी इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ऑक्यूपाई किया जाता है 20% शेयर, वो भी ग्लोबल सप्लाई में बाय वॉल्यूम, और साथ ही साथ सप्लाई किया जाता है 50% जो ग्लोबल डिमांड है वैक्सीन का। हम लोग लीडर है ग्लोबल सप्लाई, वो भी डीपीटी में, इट मीन्स कि डिप्थेरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस में, बीसीजी में यानी कि बैसिलस, कैलमीट और यहाँ पे ग्यूरिन है, और मिजल्स वैक्सीन, ये तीनों में हम लोग यहाँ पे लीडर है पूरे वर्ल्ड वाइड में। इंडिया की रैंक अगर आप देखोगे तो थर्ड है वर्ल्ड वाइड में, जो कि यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए बाय वॉल्यूम और वैल्यू से जो है ना यहाँ पे 13 में। इंडिया की सोर्स आप देखोगे 60,000 जेनरिक ब्रांड है और मैन्युफैक्चरर्स है, जिसमें कि मोर देन 500 डिफरेंट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी है, जिसको एपीआई भी कहते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का वैल्यू अगर आप देखोगे तो 2018 में कितना था,
36.7 बिलियन डॉलर था और ये एक्सपेक्ट लगाया जा रहा है कि 2015-20 तक ये 55 बिलियन डॉलर हो जाएगा। यानी कि जो हमारे यहाँ पे दवा की जो इंडस्ट्री है ये और ज़्यादा बढ़ने वाली है। 100% जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है, वो भी ऑटोमेटिक रूट, वो भी ग्रीनफील्ड फार्मा के लिए। कहने का मतलब है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि फॉरेन की कंपनी जो है अब हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डायरेक्ट यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कर सकती है और अब यहाँ पे कोई भी तरीके का परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक रूट से यहाँ पे आ रहे हैं। और ग्रीन फील्ड फार्मा में यानी कि जितने भी न्यू प्रोजेक्ट आ रहे हैं, न्यू इंडस्ट्री लग रहे हैं, उसमें ये आराम से जो है 100% अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है जो कि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स की जितनी भी चीज़ें हैं उसको यहाँ पे मैनेज करता है। इसका एम है कि कंट्री को एक हब बनाना है इन टू इन ड्रग डिलीवरी के लिए और ये एक यहाँ पे आपका स्कीम लाया गया है फार्मा विजन 2020। तो इसके अंदर जो है ना हमारी कंट्री को एक हब बनाने का यहाँ पे सपना है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल का। मेडिकल डिवाइसेस की बात करूँ, ये भी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है हमारी कंट्री में। मेडिकल डिवाइस जैसे क्या होता है, फार्मास्यूटिकल मतलब कि जो दवा वगैरह आप लोग देखते हो, चाहे कोई भी तरीके का दवा लो तो वो फार्मास्यूटिकल के आपकी कैटेगरी में आता है। लेकिन मेडिकल डिवाइस में आप लोग देखते हो जैसे कि आप लोग को कान में सुनने की प्रॉब्लम होती है तो कुछ डिवाइस लगाते हो, साथ ही साथ आप लोग जब आई टेस्ट के लिए जाते हो तो उसमें आप लोग जो है कुछ डिवाइस होती है, सीटी स्कैन के लिए आप लोग देखते हो कि डिवाइस होती है, हर एक चीज़ के लिए एक अलग अलग डिवाइस होती है, तो उसको हम लोग मेडिकल डिवाइस कहते हैं। तो ये आज के भी डेट में बहुत ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है। इसकी ग्रोथ की पोटेंशियल आप देखोगे तो हाईएस्ट है अगर हम लोग हेल्थ केयर मार्केट में सारे सेक्टर्स में देखें तो। इसकी वैल्यू कितनी है तो 2018-19 में 50,000 करोड़ तक थी। मेडिकल डिवाइस को यहाँ पे सेग्रीगेट किया गया है और डिफरेंट मेजर सेगमेंट्स में, जिसमें कि इसमें इक्विपमेंट्स भी है, कुछ इंस्ट्रूमेंट भी है, जैसे सर्जिकल है, नॉन सर्जिकल है, वो भी लार्जेस्ट पोर्शन से है। तो कुछ अदर सेगमेंट्स है जिसमें कि आपका कंज्यूमेबल भी है, डिस्पोजेबल भी है, पेशेंट एड है, इम्प्लांट है और स्टेंट है। तो इस तरीके का जो है यहाँ पे सेगमेंट है जिसमें कि आपकी जो है मेडिकल डिवाइसेस है। कंज्यूमेबल है यानी कि इस तरीके का डिवाइस जिसको कंज्यूम करना है, डिस्पोज करना है यानी कि इस्तेमाल करके फेंक देना है लोगों को यानी कि पेशेंट की मदद के लिए। तो इस तरीके का यहाँ पे आपका जो है सेगमेंट्स है। अब यहाँ पे इंडियन की हेल्थ केयर मार्केट अगर हम लोग देख लें तो फार्मास्यूटिकल यहाँ पे ब्लू वाली आप देख सकते हो कि हॉस्पिटल जो है ना हमारे यहाँ 77% तक है, फार्मास्यूटिकल की आप देखोगे तो 14% तक है, साथ ही मेडिकल डिवाइसेस की देखोगे तो 6% है एंड यहाँ पे डायग्नोस्टिक की देखोगे तो 3% है। इंडियन मेडिकल डिवाइस मार्केट के बारे में देख लें यहाँ पे तो हॉस्पिटल जो है हॉस्पिटल नहीं है, ये इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि 53% है। उसके बाद आपके यहाँ पे कंज्यूमेबल एंड डिस्पोजेबल जो है वो 16% है, साथ ही साथ पेशेंट की एड यहाँ पे 13% है एंड इम्प्लांट यानी कि जैसे कि आपकी किडनी इम्प्लांट होती है या फिर हार्ट इम्प्लांट होता है जिसको पेस मेकर कहते हैं, नी इम्प्लांट होता है कि नहीं, कि नकली घुटने भी लगाए जाते हैं, नकली पैर भी लगाए जाते हैं, तो इम्प्लांट में हमारी 8.2% है। स्टेंट्स में आप लोग देख सकते हो 8.85% है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग डिवीजन भी देख सकते हो हेल्थ केयर में और मेडिकल डिवाइस में। अब यहाँ पे API और KSM के बारे में देख लेते हैं। API क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये एक बायोलॉजिकल एक्टिव कंपोनेंट है, वो भी ड्रग्स प्रोडक्ट का, जैसे कि टैबलेट खाते हो आप या फिर कैप्सूल खाते हो। ड्रग प्रोडक्ट्स जो है वो यूजुअली कंपोज्ड होता है, बहुत सारे यहाँ पे कंपोनेंट होते हैं और एफॉर्मेशन जो यहाँ पे API है ना वो प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स है इसकी। 70% जो इंडिया की API इंपोर्ट है ये हम लोग किससे इंपोर्ट करते हैं तो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो ये भी याद रखना है जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो जेनरिक मेडिसिन बनती है ना, तो जितनी भी मेडिसिन बनती है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे आप लोग कोई भी मेडिसिन उठा लोगे उसके पीछे जरूर इंग्रेडिएंट लिस्ट देखिएगा, तो इसमें बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स आपको लिखी हुई होती है। तो वो इंग्रेडिएंट्स जो है ना हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वो हमारे कंट्री में नहीं बनती और 70% आप लोग देख सकते हो कि एक ह्यूज अमाउंट में हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से। अगर KSM की बात करूँ कि स्टार्टिंग मटेरियल है, ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है API के लिए, यानी कि बनाने के लिए, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को बनाने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है कि स्टार्टिंग मटेरियल की ज़रूरत होती है। अब इंडिया की बात करूँ तो हम लोग जो है डिपेंड होते हैं, यानी कि 85% जो टोटल यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड है हमारी मेडिकल डिवाइसेस का, उसका जो है हम लोग डिपेंड होते हैं इंपोर्ट के। और कुछ आप लोग देखोगे तो स्पेसिफिक यहाँ पे बल्क यहाँ पे ड्रग्स आती है, तो इंपोर्ट जो यहाँ पे आपकी होती है वो 80 to 100% भी होती है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक बल्क्स में जो ड्रग्स आती है हमारे यहाँ उसमें हम लोग टोटली यहाँ पे डिपेंडेंसी होते हैं दूसरे कंट्रीज़ में। तो ये एक तरीके का प्रॉब्लम भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे हम पहले इसको देख लीजिए कि मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर्स जो है जो ग्रोथ ड्राइवर कितना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले नेसेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करूँ तो हम लोग यहाँ पे जो है ना
सोफिस्टिकेटेड डिवाइस जो है यहाँ पे 90% जो है इंपोर्ट करते हैं। और डोमेस्टिक इंडस्ट्री में आप देखोगे तो ह्यूज स्कोप है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी का। डेमोग्राफी की बात करूँ, डेमोग्राफिक कहने का मतलब है कि एजिंग पॉपुलेशंस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है तो 70 ईयर्स तक होगी, वो भी 2022 तक। हमारे यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, यानी कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने ऐसे पॉपुलेशन है जो कि वर्किंग एज ग्रुप के हैं। कहने का मतलब है कि 15 ईयर्स से 60 ईयर्स तक कितने ऐसे पॉपुलेशन है। अगर किसी भी कंट्री में इस पॉपुलेशन के लोग ज़्यादा है ओवरऑल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, तो उसको हम लोग डिविडेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं कि उस कंट्री की बेटर है। तो इसमें हम लोग भी आते हैं, इंडिया भी आती है। और एजिंग पॉपुलेशन बताया जा रहा है जिसमें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताई जा रही है कि मैक्सिमम कितने साल तक लोग यहाँ पे जीवित रहते हैं, तो 70 साल तक यहाँ पे जीवित रहते हैं। इंक्रीज़ करना है डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि 8% तक जो इंडिया जो है वो यहाँ पे अर्न करती है, वो भी मोर देन $12,000 तक पर एनम, वो भी 2026 तक। तो 8% जो आज के डेट में हम लोग अर्न कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे बढ़ के $12,000 भी हो सकती है। इंडस्ट्रियल पार्क की बारे में बात करें तो 4 मेडिकल डिवाइसेस पार्क जो है वो इंडिया में है और आज के डेट में अंडर डेवलपमेंट है। कल अगर आप लोग मेरी गवर्नमेंट स्कीम्स की लेसन देखे होंगे तो उसमें मैं यहाँ पे आपका पार्क के बारे में बताई हूँ कि गवर्नमेंट की जो पार्क की स्कीम है वो किस तरीके से जो है आपकी बढ़ रही है और किस तरीके से लगाया जा रहा है। उससे पहले भी मैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में भी बताई थी कि 4 तरीके का पार्क आपका 4 जगह बन रहा है, तो वो कहाँ कहाँ बन रहा है वो भी गवर्नमेंट स्कीम्स में हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं, जो कि PT 365 की है। गवर्नमेंट कमिटमेंट की बात करूँ तो गवर्नमेंट यहाँ पे कमिट कर रहे हैं कि वो यहाँ पे मेडिकल डिवाइस सेक्टर्स में कुछ न्यू रूल्स और रेगुलेशंस प्रोसेस लेकर आएंगे और 100% FDI अलाउ करेंगे। FDI अलाउ करने का क्या मतलब होता है? आप लोगों में से किसी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम हर एक क्षेत्र में हम लोग FDI क्यों अलाउ करते हैं। देखिए हमारे यहाँ क्या है ना कि सारी चीज़ों को हम लोग इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मेडिकल डिवाइसेस की भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगानी है कि हम लोग अपने ही यहाँ पे खुद ही मेडिकल डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करके इस्तेमाल करें, तो इसके लिए क्या है ना कि हमारे यहाँ फंडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। हम इतने ज़्यादा सक्षम नहीं होते कि हर एक जगह पे हम लोग फंडिंग को यहाँ पे दे सके, तो सरकार के पास पैसे की कमी हो जाती है। तो इसलिए सरकार क्या करती है ना कि डिफरेंट तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ओपन करके रखती है कि बाहर से अगर कोई भी अपनी इच्छा से, अपने विलिंगनेस से अगर कोई भी कंपनी आकर हमारे कंट्री में किसी भी सेक्टर्स में अगर वो पैसा लगाना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहती है, तो श्योर है कि वो आ सकते हैं, उसमें किसी भी तरीके का बैरियर नहीं लगाया जाता है। सो इससे क्या होगा कि हमारा भी फ़ायदा होता है, उनका भी फ़ायदा होता है, तो दोनों का फ़ायदा होता है। इसलिए यहाँ पे हमारी जो है डेवलपमेंट भी हो जाती है उस सेक्टर्स की। इसलिए यहाँ पे एक जो है गवर्नमेंट इस तरीके का ऑप्शन ओपन करके रखती है। अब देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्रीज़ में चैलेंजेस तो है, क्योंकि इंडिया में आप लोग देखते हो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और हर एक सेक्टर्स में आपको जो है कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेगा। सो व्हाट आर द चैलेंजेस इन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री? फर्स्ट इज़ दैट ग्लोबल फैक्टर। ग्लोबली अगर आप देखोगे तो कुछ एस्पेक्ट को यहाँ पे फॉलो किया जाता है जिससे कि बहुत सारे इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट में होता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। और इससे क्या होता है कि डोमेस्टिक मार्केट में स्लो डाउन हो जाता है। तो इसमें है क्या, हायर लेवल ऑफ कस्टमर कंसोलिडेशन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है अप्रूवल हो रहे हैं, डिक्रीज वैल्यू देखने को मिल रहा है, यानी कि न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च हो रहे हैं ना उसकी वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं है, इंक्रीज प्राइसिंग कंट्रोल और प्रोटेक्शनिस्ट में देखने को मिलती है। तो ये 4 ऐसे ग्लोबल फैक्टर है जिसकी तरफ से यहाँ पे हमारे इंडिया में अगर हम लोग मैन्युफैक्चर करके इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पे जो है इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड है कि जेनेरिक ड्रग सेक्टर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंज फेसेस कर रही है। हमारे यहाँ की स्ट्रॉन्ग पोजीशन है ग्लोबल सप्लायर में, हम लोग हाई क्वालिटी के अफोर्डेबल और एसेसिबल हम लोग जेनेरिक मेडिसिन जो है वो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अभी आप लोग देखते हो कि कंप्लाइंसेस चैलेंजेस होती है, लोअर यहाँ पे प्रोडक्टिविटी होती है। कुछ गवर्नमेंट जो है जैसे जेनेरिक मेडिसिन आप लोग देखते हो कि अगर पैरासीटामोल अगर आप लोग खाते हो तो वो 2-3 रुपये का मिल जाता है, सो दैट इज़ जेनेरिक मेडिसिन। ओके, लेकिन हम लोग जब बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो दूसरे कंट्री जो है ना इसको कंप्लायंस नहीं कर पाती, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि हम लोग इतने सस्ते दाम में अगर हम लोग कोई मेडिसिन बना रहे हैं तो वहाँ पे कोई क्वालिटी लोचा ज़रूर होगा। तो दूसरे कंट्री वाले ऐसा भी थिंकिंग रखते हैं, जैसे बड़े बड़े कंट्री डेवलप नेशन है तो उनको तो भाई महंगी चीज़ें चाहिए, जब तक चीज़ें महंगी होती है, ब्रांडेड होती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ इस चीज़ पर ट्रस्ट करने योग्य है। लेकिन जेनेरिक मेडिसिन में ज़्यादा कंट्री यहाँ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और हमारे यहाँ की प्रोडक्टिविटी भी इतना ज़्यादा नहीं है, लो प्रोडक्टिविटी भी है। तो ये 2 प्रॉब्लम देखने को मिलता है जेनेरिक ड्रग्स वाले सेक्टर्स में। साथ ही थर्ड है यहाँ पे कि रेगुलेटरी लैंडस्केप में भी प्रॉब्लम है। बहुत सारे इंटरवेंशंस देखने को मिला है ओवर द ईयर जो कि इम्पैक्ट कर रही है हमारे वैल्यू चेन को, वो भी डेवलपमेंट से, मैन्युफैक्चरिंग से, सप्लाई चेन में। और इसके साथ साथ प्राइसिंग और जो कस्टमर यहाँ पे इंगेजमेंट है उसमें आपको हर्ट देखने को मिलेगा। कंप्लाइंसेस इशू बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आप लोग अभी मैं बताई ना कि बाहर वाले कंट्रीज़ जो है ना वो हमारे जेनेरिक मेडिसिन से को इम्पोर्ट तो कर लेते हैं लेकिन वो इसमें ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, तो ये एक ट्रस्ट डेफिसिट इशूज़ भी होता है। इम्पोर्ट डिपेंडेंसी की बात करूँ यहाँ पे
इंडिया जो है ना, अभी भी हम लोग यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए, यानी कि हम लोग जेनरिक मेडिसिन तो बनाते तो है, लेकिन बनाने के लिए जो हम लोग को रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसको आज की डेट में हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो ये भी एक तरीके का डिपेंडेंसी है। कल को अगर चाइना इंपोर्ट करना बंद कर दे, क्योंकि 70% आप लोग देख चुके हो कि API, यानी कि यहाँ पे हम लोग API को इंपोर्ट करते हैं चाइना से, तो चाइना अगर बंद कर दे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जेनरिक मेडिसिन को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे सप्लाई डिसरप्शंस हो जाएगा, प्राइस वोलेटिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर सप्लाई कम होती है तो उस मटेरियल की प्राइस जो है ऑब्वियस है कि बढ़ जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि इनएडिक्वेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। हमारी कंट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले सेक्टर्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीछे है। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री में आप देखोगे तो लैक ऑफ रिसर्च कॉम्पोनेंट को यहाँ पे फेस किया जाता है। रियल टाइम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। थर्ड नहीं, यहाँ पे और भी नेक्स्ट पॉइंट है कि मैन्युफैक्चरिंग डिसेबिलिटी है। हमारे यहाँ आप लोग को पता है कि 3 सेक्टर है, यानी कि इकोनॉमी की बेसिक 3 सेक्टर होती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज़ नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि हमारे यहाँ की बेटर है। सेकेंडरी सेक्टर इज़ नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि हमारे यहाँ की डंप है। टर्शियरी सेक्टर इज़ नोन एज सर्विस सेक्टर, जो कि हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बूम करती है। सो हमारे यहाँ तीनों सेक्टर्स में से फर्स्ट सेक्टर्स एंड थर्ड सेक्टर्स आर वेरी नाइस, दे आर परफॉर्मिंग इन अ वेल मैनर। लेकिन आप लोग अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की बात करोगे तो इसमें हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते, ये हमारे यहाँ जो है डिसेबल है। तो मेडिकल डिवाइस सेक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सफ़र करती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिसेबिलिटी का कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ ही साथ लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। डोमेस्टिक सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक है। साथ ही हाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, फाइनेंस का बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है। डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ की भी लिमिटेड है। तो ये सारी चीज़ों के कारण हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा बेटर नहीं हो पाती है। मेडिकल डिवाइस के बारे में बात करूँ तो ये डिपेंडेंट है वो भी टेक्नोलॉजीज़ के मिक्स में, जैसे कि इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है। इंडिया में अगर आप बात करो तो यहाँ पे अभी तक जो गैप है इन्वेस्टमेंट का और स्किल्ड रिसोर्सेज का और इनोवेशन का, इसके बीच में जो आपका गैप है ना, वो अभी तक यहाँ पे ब्रिज नहीं किया गया है। तो इससे हम लोग जो है अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे मिस कर देते हैं, पूरी तरीके से हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो ये सारी कुछ चैलेंजेस है जो कि आज की डेट में हम लोग फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, तो ग्रोथ ड्राइवर क्या क्या है और यहाँ पे डिमांड साइड फैक्टर्स क्या क्या है। सबसे पहली है कि एसेसिबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी अगर आप मेडिसिन बना रहे हो तो लोगों तक, यानी कि सबसे पहली बात है कि मेडिसिन को उस तरीके से बनाना है, जैसे जेनरिक मेडिसिन है काफ़ी सस्ते होते हैं, तो हम लोग का ऐसा एम लेकर चलना है कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको इस तरीके का मेडिसिन प्रोवाइड करना चाहिए। ओवर यहाँ पे आप देखोगे कि $200 बिलियन तक ये स्पेंड किया गया है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो भी स्पेंड किया जाएगा नेक्स्ट टिकट आने वाले में। अफोर्डेबल होना चाहिए, सस्ते होंगे तभी तो लोग इसको खरीदेंगे। जो जितने भी रूरल हाउस होल्ड वाले लोग हैं, अगर उनको बीमारी होती है तो वो लोग चीप एंड बेस्ट मेडिसिन की तरफ ही सर्च करते हैं। तो अगर उनको जेनरिक मेडिसिन इतने सस्ते दाम में प्रोवाइड किया जाएगा, अफोर्डेबल होगा, तो ये बहुत ही बेटर है। एपिडेमियोलॉजी एपिडेमिलियो एपिडेमियोलॉजिकल जो फैक्टर्स है, जिसमें कि पेशेंट्स जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवर 20% इन द नेक्स्ट कमिंग 10 ईयर्स में ये इंक्रीज़ हो पाएगी। मेनली क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, न्यू डिजीज़ का तो क्या ही कहना, अभी हम लोग जिस तरीके से सफ़र कर रहे हैं उससे तो हम लोग जानते ही है कि हम लोग को इस तरीके के फैक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी मैं पूछी हूँ ना, एपिडेमिक और एंडेमिक में क्या डिफरेंस है, ये ज़रूर बताइएगा। लाइफ स्टाइल हमारी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, दिन को रात, रात को दिन, ये सारी चीज़ें हम लोग बना रहे हैं। तो स्टूडेंट के साथ साथ और भी ऐसे लोग हैं जो कि इस तरीके के फैक्टर्स में और ज़्यादा इंक्लूड हो रहे हैं, तो इसलिए ये भी प्रॉब्लम है। सप्लाई साइड फैक्टर्स अगर हम लोग देखें कि सप्लाई साइड फैक्टर्स क्या क्या है, पेटेंट ड्रग्स है। अगर हम लोग देखें प्रोडक्ट पेटेंट्स का, तो ये जब से इंट्रोड्यूस किया गया है, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ है जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पेटेंटेड ड्रग्स को इंडिया में लॉन्च करें। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने कोई दवाई बनाई, कोई भी तरीके का अगर आपने दवाई बनाई और कुछ नए तरीके का कोरोना वायरस का आपने दवाई बना के रख दी, तो क्या है कि अब आप इसका पेटेंट आप ले सकते हो, आपको पेटेंट मिलेगा। और पेटेंट जो है मुझे लगता है 20 ईयर्स तक पेटेंट मिलता है। आप इसमें अपने मन चाहे दाम लगा सकते हो, जितना आपने इनपुट लगाया है उसका आप लोग डबल ट्रिपल टाइम्स यहाँ पे दाम लगाकर आप उतने में परचेज़ कर सकते हो, उतने में आप बेच सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है ना कि हमारे यहाँ पेटेंट मिलता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज है जो कि ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पेटेंटेड जो ड्रग्स है उसको लॉन्च किया जाए। अब ये जो पेटेंटेड ड्रग्स होते हैं ना, ये बहुत महंगे होते हैं। हमारी जेनरिक मेडिसिन पैरासीटामोल बेचारे 2 रुपया 3 रुपये में मिल जाते हैं, लेकिन वही अगर आप लोग बुखार का या फिर कफ एंड कोल्ड का अगर आप लोग इस तरीके से पेटेंटेड ड्रग्स लोगे तो 300-400 से कम तो ये आएगी नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है और हम लोग इसको जो है रोकते हैं। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो फार्मा कंपनीज जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ करिए अपनी
स्पेंडिंग जो कि रूरल मार्केट के लिए है, और बेटर यहाँ पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। हॉस्पिटल मार्केट साइज देखें तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 तक और ज़्यादा बढ़ेगा। कॉस्ट एफिशिएंसी की बात करूँ तो इंडिया की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 33% कम है अगर हम लोग यूएस की बात करें या फिर हाफ ऑफ द यूरोप की बात करें, तो हमारे यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बहुत कम है। जेनेरिक मार्केट की बात करें तो इंडिया की जो जेनेरिक यहाँ पे ड्रग मार्केट है 70% हमारी इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ही जेनेरिक मार्केट है। टैलेंट पूल की बात करूँ तो इंडिया में आपको स्किल्ड वर्कफोर्स तो देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ हाई मैनेजरियल और टेक्निकल कॉम्पिटेंस भी देखने को मिलेंगे अगर इसका हम लोग कंपैरिजन एशिया के टर्म्स में करें तो ये सारी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सप्लाई साइड्स क्या क्या फैक्टर्स हैं। अब आते हैं आगे और देखते हैं कि इस स्कीम के बारे में क्या बातें किया जा रहा है। सबसे पहले है कि हम लोग को मेडिकल डिवाइस पार्क को प्रमोट करना है। इसका एम है कि जो मेडिकल डिवाइस पार्क है हमारे कंट्री में वो हम लोग स्टेट के साथ पार्टनरशिप करके इसको प्रमोट करेंगे। मैक्सिमम ग्रांट इन एड दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे स्टेट को पैसे दिए जाएंगे, वो भी 100 करोड़ तक का पर पार्क के लिए, वो यहाँ पे हर एक स्टेट को प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है ये स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज के द्वारा किया जाएगा। जो टारगेट है वो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लिए, वो भी 4 जो मेडिकल डिवाइस यहाँ पे बनाया जा रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम्स यहाँ पे दिया जाएगा जिसके थ्रू हम लोग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो मेडिकल डिवाइसेस की है उसको यहाँ पे प्रमोट कर सके। इंसेंटिव्स आप लोग देखो, यानी कि एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर आप लोग ओवर वर्क करते हो या फिर आप लोग एक्स्ट्रा काम करते हो, अच्छा काम करते हो, तो आपको इंसेंटिव्स दिया जाएगा आपको प्रेज करने के लिए रिवार्ड के फॉर्म में। तो ये एट द रेट ऑफ 5% दिया जाएगा जितना भी आपका सेल्स हो रहा है, और बेस ईयर 2019-20 ही है। साथ ही साथ इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसीज के द्वारा जिसको कि नॉमिनेट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के द्वारा। साथ ही ये टारगेट रखा गया है कि हम लोग यहाँ पे 25 to 30 मैन्युफैक्चरर्स करेंगे, और वो भी मेडिकल डिवाइसेस में, जैसे कि कैंसर केयर करने के लिए। कैंसर केयर में आप लोग देखो रेडियोथेरेपी मेडिकल डिवाइसेस है, रेडियोलॉजी और इमेज मेडिकल डिवाइस है, न्यूक्लियर इमेजिंग सिस्टम है, साथ ही एनेस्थेटिक यहाँ पे कार्डियो रेस्पिरेटरी मेडिकल डिवाइस है, ऑल इम्प्लांट है, जैसे कि इम्प्लांट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि आपको कॉक्लियर इम्प्लांट है या फिर पेस मेकर है, तो ये सारे यहाँ पे आपका जो है इसके साथ भी काम किया जाएगा। प्रमोशन करना है जो बल्क आपका ड्रग पार्क है, यानी कि बल्क में इकट्ठे जो आपका यहाँ पे आपका जो है बल्क पार्क है, ड्रग पार्क है, तो उसको यहाँ पे आपका जो है प्रमोट करना है। तो इस स्कीम के अंदर क्या है कि डिसीजन लिया जा रहा है कि 3 मेगा यहाँ पे बल्क ड्रग्स पार्क को इंडिया में वो भी स्टेट के साथ पार्टनरशिप करके डेवलप किया जाएगा। तो मेडिकल डिवाइस 4 है, लेकिन यहाँ पे बल्क ड्रग्स जो पार्क है वो 3 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो वो ग्रांट इन एड देंगे स्टेट को, और मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 1000 करोड़ जो है पर यहाँ पे बल्क ड्रग्स पार्क के लिए दिया जाएगा। मेडिकल डिवाइस के लिए 100 करोड़ दिया जा रहा था। तो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज विद मेडिकल डिवाइसेस पार्क। ओके, पार्क्स जो है वो यहाँ पे कॉमन फैसिलिटीज़ है, जैसे कि सॉल्वेंट यहाँ पे रिकवरी प्लांट है, डिस्टिलेशन प्लांट है, पावर एंड स्टीम यूनिट्स है, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है। तो ये सारे प्लांट यहाँ पे रखा गया है। एक सम ऑफ 3000 करोड़ जो है वो यहाँ पे अप्रूव किया गया है इस स्कीम में, और वो भी नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। ये आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज के द्वारा, और यहाँ पे रिस्पेक्टिव जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये सेटअप किया जाएगा। उसके बाद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जो कि यहाँ पे जितने भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो भी क्रिटिकल केएसएम में, ड्रग इंप्लीमेंटेशन में, एपीआई में, तो उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दी जाएगी, यानी कि अच्छा काम किया जाएगा तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना है, वो भी सिर्फ किसको, तो जो एलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स है आइडेंटिफाई 53 क्रिटिकल बल्क ड्रग्स को, वो भी उनके इंक्रीमेंटल सेल्स में। ओके, एक सम ऑफ 6940 करोड़ है जिसको अप्रूव किया जाएगा नेक्स्ट 8 ईयर के लिए। तो इसमें कितना था, 5 ईयर्स के लिए यहाँ पे अप्रूव किया जा रहा था। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखो कि स्कीम्स जो है ये इंप्लीमेंट किया जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के द्वारा, जो कि नॉमिनेट की जाएगी यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के द्वारा। ओके, तो ये सारी यहाँ पे पॉइंट्स है जिसको आप लोग को ध्यान रखना है। अब इस स्कीम का सिग्निफिकेंस क्या है ये भी देख लीजिए। इससे क्या है, पहली चीज़ तो आप समझ गए कि इतना हम लोग अभी तक पढ़े हैं, तो इसमें क्या है कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। वे होगा कि किस तरीके से हम लोग सेल्फ रिलायंस को अचीव करें, आत्मनिर्भर बने, क्योंकि अब तो मोदी जी यही बोल चुके हैं कि आत्मनिर्भर बनना है। रोल ऑफ चाइना है, चाइना जो सप्लाई करती है वो भी इंडिया का 2/3 ऑफ फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल, और साथ ही साथ कुछ सर्टेन सेगमेंट है जैसे कि एंटीबायोटिक्स है, और इसका प्रोपोर्शन आप देखोगे बहुत ज़्यादा हाई है, 90% तक। तो इशू यहाँ पे क्या है कि सिग्निफिकेंस होगा, यानी कि नोवल कोरोना वायरस एपिडेमिक के बाद जो है जब ये शटडाउन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका कुछ फैक्ट्रीज शटडाउन हो जाएगी चाइना में, तो इससे क्या है कि रॉ मटेरियल्स की सप्लाई भी हिट हो जाएगी। क्योंकि आप लोग देखोगे अभी क्या है कि कोरोना वायरस है और सारे काम जो है ना वर्क फ्रॉम होम हो रहे थे चाइना में। अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ पे लॉकडाउन खुला है, लेकिन उससे क्या है कि सारे इंडस्ट्री हिट हो चुके हैं, तो वो सप्लाई नहीं करेगी। वही तो बात है, अगर चाइना पे हम लोग ह्यूज डिपेंडेंट है, तो चाइना अगर इस तरीके से सप्लाई बंद कर दे तो हम लोग का क्या होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे इससे भी इस तरीके की स्कीम से ये फ़ायदा है कि हम लोग यहाँ पे मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे
एक बल्क ड्रग्स पार्क बनाने वाले हैं, तो हम लोग अपने यहाँ पे ही मैन्युफैक्चर कर लेंगे, हम लोग को ज़रूरत नहीं है दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट होना। साथ ही इकोनॉमिक ऑफ स्केल को भी हम अचीव करेंगे, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाएगी। साथ ही यहाँ पे हैंड होल्डिंग जो सपोर्ट है मैन्युफैक्चर को वो प्रोवाइड करेंगे। एक एडिशनल एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे जनरेट होगी, क्योंकि इस तरीके का पार्क बनाया जा रहा है तो ऑब्वियस है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी ही। और यहाँ पे 33,750 जॉब्स जो है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक के लिए देखा जा रहा है कि यहाँ पे आपका इंक्रीज़ होगा। तो ये तो हो गई इस आर्टिकल के बारे में, बहुत लंबी थी लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। आइए एक और आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, वैसे हालांकि टाइम हो चुकी है बट एक और आर्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा करनी है। अब आप लोग को थोड़े से यहाँ पे टाइम का जो है इशू मत रखिएगा। न्यू रेगुलेटरी बॉडीज़ लाया जा रहा है जिसमें कि हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन को कवर करेंगे। तो आज बिल्कुल हम लोग दवा के बारे में बात करें तो डॉक्टर टाइप फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे मेडिसिन के बारे में पूरा खोज पड़ताल कर रहे हैं, बट कोई नहीं, ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है इसको कवर करने के लिए अब यहाँ पे एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जा रही है। तो रिसेंटली राज्यसभा ने पास कर दिया है, वो भी नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2019 एंड नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2019, जिसके थ्रू हम लोग एक अलग से कमीशन को रखेंगे, वो भी इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथी के लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आप लोग पता है कि पुराने समय से बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन का जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं, एंड इट इज़ आयुष आप लोग समझ ही गए होंगे, और होम्योपैथी भी है। तो कितने आप में से लोग हैं जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो, किसी भी रीजंस के लिए लेते हो, क्योंकि होम्योपैथी का तो कोई नेगेटिव आपका जो है साइड इफेक्ट होता नहीं है और इसकी प्रोसेस स्लो होती है। तो आप लोग कितने लोग हैं बताइएगा। तो होम्योपैथिक भी यहाँ पे आपका जो है इसके लिए भी कमीशन बनाया जाएगा। कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अभी देख लेते हैं। आयुष ग्रिड है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो कंसेप्शलाइज्ड की गई है विथ न्यू प्रोजेक्ट, जिसमें कि हम लोग आयुष सेक्टर को अब डिजिटलाइज करेंगे, यानी कि यहाँ पे ऑनलाइन भी अब आपको आयुष सेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। डिजिटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और अब तो कोविड के बाद तो ये तो रियलाइज़ हो गया हर किसी को कि अगर हर चीज़ ऑनलाइन आपकी प्रोविज़न यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए तो कितना ही बेटर होगा, है कि नहीं। तो ये आपका नेशन वाइड जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसका एम है कि आयुष फैसिलिटी को ऑनबोर्ड किया जाएगा, जिसमें कि हॉस्पिटल, लैबोरेटरीज और सारे यहाँ पे ट्रेडिशनल सिस्टम जो हेल्थ केयर है उसको प्रमोट किया जाएगा। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन देख लेते हैं। तो इंडिया में 6 तरीके की यहाँ पे मेडिसिन होती है, जैसे आयुर्वेद है, यूनानी है, सिद्ध है, योगा है, नेचुरोपैथी है एंड होम्योपैथी है। तो ये हमारे यहाँ की यहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन है। एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं। याद आ रहा होगा अभी हम लोग PD 365 साइंस एंड टेक में इसको पढ़े थे, तो जो भी बच्चे वो लेसन देख के यहाँ आ रहे हैं तो बेसिकली आप लोग की रिवीजन हो रही है और ये इट्स गुड फॉर यू, है ना। तो आयुर्वेदिक में क्या है कि फंडामेंटल बेसिस ऑफ आयुर्वेद में अगर आप लोग देखोगे तो सारे सबस्टांस, सारे ऑब्जेक्टिव और जो लिविंग बॉडीज़ हैं इसमें 5 बेसिक एलिमेंट से बने होते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे पंच महाभूतास कहते हैं। और ये क्या है आप लोग जान ही रहे हो, ये है जल, अग्नि, वायु, अर्थ, पृथ्वी, ठीक है, और एथर, आकाश। तो यह है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जो ट्रीटमेंट अप्रोच है आयुर्वेदिक सिस्टम में ये काफ़ी ज़्यादा हॉलिस्टिक है, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पे अकेले लोग भी यहाँ पे ले सकते हैं, जिसमें कि प्रिवेंटिव आपको दिया जाता है, क्यूरेटिव भी है, क्यूरेटिव औषधि भी है, आरा भी है, यानी कि डाइट भी आपको दिया जाता है, विहारा भी है, लाइफस्टाइल भी बताया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे रिहैबिलिट भी किया जाता है। तो ये आयुर्वेद है, यानी कि आप लोग जो है याद रखिएगा आयुर्वेद में कौन है, पतंजलि, वो भी यहाँ पे स्वामी जो हमारे रामदेव बाबा, तो उनकी जो आयुर्वेदिक है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। यूनानी में बात करें तो ये ग्रीस में आपका ओरिजिनेट हुआ था, फिर ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था अरब्स और पर्शियंस लोग के द्वारा। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसमें कि आपका 4 मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पे आपकी जो है इलाज बिल तब्दील, यानी कि यहाँ पे आपकी रीजनल जो थेरेपी है वो दिया जाता है, डाइटोथेरेपी दिया जाता है, फार्माकोथेरेपी दिया जाता है और सर्जरी वगैरह किया जाता है। सिद्ध में आप लोग देखोगे तो ये सिद्ध सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है इंडिया में काफ़ी क्लोज रिलेशन रहा है डाइविडियन कल्चर से। और ये जो टर्म है सिद्ध, इसका मतलब है कि अचीवमेंट करना, किसी चीज़ का आप लोग जो है अचीवमेंट कर लो, यानी कि मेडिसिन में परफेक्शंस को अचीव कर लो। 18 सिद्धार्थ है जिन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, वो भी सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ दिस सिस्टम का, और उनके एक्सपीरियंस को भी रिकॉर्ड किया गया है तमिल लैंग्वेज में। योग की बात करूँ तो आप लोग को पता है कि अब जो है जून चल रही है और 21 जून को योगा दिवस आने वाला है, योगा डे आने वाली है। तो इसके बारे में देख लीजिए कि योगा करने से क्या होता है कि फर्स्ट इसको प्रोपाउंड किया गया था महर्षि पतंजलि इन सिस्टमेटिक फ्रॉम योग सूत्र के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे योग में आपका 8 कंपोनेंट होता है, जैसे कि यम है,
आपकी नियम है, आसन है, फिजिकल पॉस्चर है, साथ ही ब्रीदिंग कंट्रोल है, प्राणायाम है, ये सारी चीज़ तो आप करते ही होंगे, दृढ़ ध्यान और समाधि। तो योगा जो है वो आपके बॉडी को और आपके माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे जैसा यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और ये जो डिक्लेयर किया गया था ये दिसंबर 11, 2014 को किया गया था। नेचुरोपैथी की बात करूँ तो नेचुरोपैथी एक कॉस्ट इफेक्टिव ड्रगलेस नॉन इन्वेसिव थेरेपी है जो कि एक नेचुरल मटेरियल को यूज़ करके हम लोग हेल्थ केयर और हेल्दी लिविंग यहाँ पे चलते हैं। नेचुरोपैथी में ही आप लोग को पता है कि नेचुरल लिविंग में ही हम लोग इसमें जो है बिलीव करते हैं। तो आपको बस इसमें क्या करना होता है, जैसे नेचुरोपैथी सेंटर्स भी है बहुत जगह पे, तो वो भी आप लोग देख सकते हो कि जिसमें आपके लाइफस्टाइल को पूरा चेंज करके रख देता है। सिर्फ नेचुरल चीज़ें खाने के लिए कहता है और नेचुरल चीज़ों से आपको बूस्ट किया जाता है, वॉकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें कराई जाती है। ठीक है, तो इसमें 5 एलिमेंट है जैसे कि अर्थ, वाटर, एयर, फायर और इथर। होम्योपैथ की बात करूँ तो होम्योपैथ जो है एक साइंटिफिक सिस्टम ऑफ ड्रग्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। थेरापेटिक वो भी यहाँ पे जर्मन फिजिशियन है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक समोल हैनेमन, वो भी 1805 में। तो इनके द्वारा जो है कुछ प्रिंसिपल दिया गया था होम्योपैथी का, जिसको लॉ ऑफ सिमिलर्स भी कहा जा रहा है। तो यहाँ पे उनके मेथड के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन के बाद जो है, साथ ही करेक्ट इंटरप्रिटेशन के बाद, रैशनल एक्सप्लेनेशन के बाद और साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन के बाद जो है यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो पांचों आप लोग समझ ही गए हो, लेकिन ये समझना है कि क्यों ये सारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन हमें ज़रूरत है। क्योंकि आपको सबसे पहले पता है कि डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। आज भी आप लोग देख रहे हो कि दिल्ली की क्या हालत हो गई है, कोरोना वायरस के केसेस डे बाई डे कितना ज़्यादा ह्यूज नंबर में इंक्रीज़ हो रही है। तो इससे बस यही बताया जा रहा है कि आगे आने वाले डेज़ में भी इस तरीके से बढ़ते रहा तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल की कमी है, बेड्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, तो फिर इसको कैसे टैकल किया जाएगा। हमारे यहाँ WHO क्या कहते हैं कि 1000 में 1 डॉक्टर होनी चाहिए, बट हमारे यहाँ क्या है कि 1800 में 1 डॉक्टर है। तो आप लोग समझ सकते हो कि हम लोग कितना ज़्यादा पीछे हैं। हमारी लाइफस्टाइल जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई है और डिसऑर्डर के साथ, यानी कि एक तो हम लोग जो है दिन को रात और रात को दिन मानने लगे हैं। सेकंड थिंग कि हम लोग अपने डाइट पे यहाँ पे किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं कर रहे, पिज़्ज़ा, बर्गर, चीज़ ये सारी चीज़ें ठूस ठूस के खा रहे हैं। और थर्ड चीज़ कि हम लोग जो है ना ये प्रॉपर समझ ही नहीं पाते कि हमें अपना मील को कैसे यहाँ पे बनाना है, किस तरीके से हम लोग को डाइट फॉलो करना चाहिए। कुछ भी मिल रहा है बस खा रहे हैं, एक दिन की आपकी कैलोरी पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस चीज़ पे आप लोग ध्यान नहीं देते हो, तो ये प्रॉब्लम है। थर्ड है कि मेडिकल टूरिज्म की पोटेंशियल आप लोग देखो कि इंडिया में वन ऑफ द यहाँ पे मोस्ट आप देखोगे कि डेस्टिनेशन है मेडिकल टूरिज्म का। मेडिकल टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे हेल्थ रिस्टोरेटिव ट्रीटमेंट में गए, जिसमें कि आपको आयुर्वेदा, योगा, एक्यूपंचर, हर्बल ऑयल मसाज, नेचुरल थेरेपीज़, कुछ एंशियंट यहाँ पे इंडियन हेल्थ केयर मेथड है जैसे कि वैदिक केयर है, अल्टरनेटिव हेल्थ केयर सर्विस है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में भी अवेलेबल हैं। न्यू ड्रग डेवलपमेंट है, ट्रेडिशनल नॉलेज जो है ना वो यहाँ पे वैल्यूबल गाइडेंस देती है कि किस तरीके से हम लोग कुछ मेडिसिनल जो प्लांट होते हैं उसको सेलेक्ट करें और ऑब्टेन करें। ट्रेडिशनल मेडिसिन आप लोग देखोगे कि आज की डेट में जो मॉडर्न यहाँ पे एंटी मलेरियल जो ड्रग्स दिया जा रहा है ना वो उसका सोर्स कहाँ है, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में ही है। उसके बाद कुछ बैकग्राउंड और नेसेसिटी पे देखें कि क्यों हम लोग को क्या ज़रूरत है। तो इंडियन मेडिसिन जो सेंट्रल काउंसिल एक्ट है 1970 की और होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट है 1973 की, ये अब तक जो है ना टाइम के साथ ये बदला नहीं है। बहुत सारे बॉटलनेक आपको देखने को मिलेगा हमारे मेडिसिन सिस्टम में, जैसे कि आयुष मेडिकल इंस्टीट्यूशन की जो रेगुलेशन है वो इरेगुलर है, इनइफेक्टिव रोल देखने को मिलेगा एग्जीक्यूटिव कमेटी के और उसके मेंबर की, लैक ऑफ स्टैंडर्ड करिकुलम और एजुकेशन देखने को मिलेगा, एथिक्स की कमी देखने को मिलती है, फेल्योर है यानी कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो इंस्पेक्शन में होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं है, एलाइज यहाँ पे इरेगुलर है यानी कि रिकॉग्निशंस को ग्रांट करने में डी रिकॉग्नाइजेशंस होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि नेशनल कमीशन जो अभी न्यू निकल कर आ रहा है आपका 2 बिल के बारे में, उसको मैं कल यहाँ पे डिटेल में बता दूंगी, उसके साथ रेस्ट ऑफ द लेसन्स भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरी एक दिन में आपकी 1 से 2 लेसन आएगी। एक तो यहाँ पे मैं फिक्स कर देती हूँ कि हर एक दिन का आपको जो है क्योंकि यहाँ पे मंथली मैगजीन कंप्लीट करना इट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि अब आपकी जो 3 महीने 4 महीने की जो ये मैगजीन है ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका प्रीलिम्स के लिए, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है। PT 365 तो आपकी चलती ही रहेगी, एक लेसन में आपको प्रोवाइड करते ही रहूँगी, साथ ही साथ आपकी जो क्वेश्चंस की वीडियो आती है कुछ प्रैक्टिस आप लोग को कर लेना चाहिए। तो इनसाइट IAS की कुछ क्विज़ की लेसन आप लोग को मॉर्निंग में मिल जाएगी। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड कोई भी डाउट करिए, सजेशंस है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। So thank you.